हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार कंप्लीट नोट्स में आपका स्वागत करता हूं। कंप्लीट नोट ट्रस्ट योरसेल्फ में आज हम पढ़ने वाले हैं भूकंप, और भूकंप के बारे में हम सभी की सभी जानकारी प्राप्त करेंगे। किस प्रकार से भूकंप आते हैं और किस प्रकार से उसका अध्ययन किया जाता है और किस प्रकार के बाह्य कारण है, के आंतरिक कारण है, जो कारण है आज हम सारे बताएंगे। और के साथ में ये बताएंगे कि भारत का जो सबसे विख्यात भूकंप क्षेत्र है वो कौन सा है। तो चलिएगा आज के अपने इस सेशन में, तो आज हम बात करेंगे भूकंप के बारे में, यानी कि अर्थक्वेक के बारे में। तो चलिएगा, तो भूपटल, ये जो भूपटल है इसका मतलब होता है जो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो बाह्य भाग है उसे भूपटल बोलते हैं। तो भूपटल इसे इंग्लिश में क्रस्ट भी बोलते हैं। तो भूपटल में पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य शक्ति के प्रभाव से उत्पन्न कंपन भूकंप कहलाता है। जो भूकंप कहलाता है वो किसके कारण कहलाता है? आंतरिक या बाह्य शक्ति के कारण। या इसका जो दूसरे लफ्जों में हम इसे कह सकते हैं कि भूकंप का वह शाब्दिक अर्थ जो भूकंप या धरातल को कपा दे, यानी कि जो उसका हिलना, यानी कि उसका कंपन स्टार्ट कर दे, और साथ में जब हम साथ में महसूस करा दे तो उसको क्या बोलते हैं? हम भूकंप बोलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि उसकी जो आंतरिक या बाह्य जो शक्ति है वो किसी प्रकार की हो सकती है, उसके कारण ही भूकंप आते हैं। चलिएगा आज के, तो अगले लाइन से वो है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है? भूगोल उसका भूकंप का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी के द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है। जब भूकंप आते हैं तो उससे पहले क्या होता है? भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन, जो रेडॉन गैस है उसकी मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है, और जो इसका सिंबल है वो है RN। तो ये काफ़ी 2016 में, 2016 या 17 में ये एग्ज़ाम में CPO के पूछा गया था। तो रेडॉन का जो RN दे के पूछा गया था कि RN किस गैस का प्रतीक है, तो उसका सही आंसर क्या है? रेडॉन। तो आगे चलते हैं कि हम बताएंगे कि इसके पृथ्वी के आंतरिक भाग में पृथ्वी भूकंप की उत्पत्ति केंद्र को भूकंप मूल कहा जाता है। ये मैंने पृथ्वी बनाई है थोड़ी सी, इस प्रकार का जो फिगर देख रहे हो आप, जो सपोज कीजिएगा ये जो भूकंप का केंद्र है, यानी कि जो उसकी उत्पत्ति केंद्र का जो भूकंप मूल है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में उसको बोलते हैं फोकस। और जो इसका जो ये बाह्य केंद्र है इसको क्या बोलते हैं? एपिक सेंटर। जो यही हमारी जो क्रस्ट है, यानी कि जो बाह्य मेटल है, इसके ही द्वारा ये दो इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो इसका बाह्य यानी कि सबसे ऊपरी परत होगा वो एपी सेंटर कहलाएगा, और जो फोकस का अंदर का होगा वो फोकस कहलाएगा। आगे चलते हैं, तो जो भूकंप के बाह्य और आंतरिक कारण है हम जानते हैं उनके बारे में, किस प्रकार से भूकंप आएंगे और किन किन कारणों के आने की संभावना रहती है। तो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान भूकंप से निकलने वाली वाष्प और मैग्मा द्वारा धरातल पर गिरने के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। अब मैं एक छोटा सा यहाँ पे फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ। ये सपोज कीजिएगा ये मैंने एक ज्वालामुखी बनाया। तो ज्वालामुखी में क्या होता है? यहाँ से काफ़ी मात्रा में धुआं या जलवाष्प निकल के बाहर जाएगी, और साथ में इसी के अंदर जो हैवी मटेरियल होगा, यानी कि मैग्मा होगा, वो धीरे धीरे दोनों ओर से निकलना या चारों ओर से निकलना स्टार्ट होगा, और वो रास्ते पर धीरे धीरे आना स्टार्ट होगा, जिससे कि पृथ्वी पर दबाव बढ़ेगा। और वही दबाव और जो साथ में इसके अंदर का जो दबाव था वो कम होगा, तो जिससे कि वो अपना संतुलन बनाएगी, और संतुलन बनाने के लिए भूकंप आने की संभावना होती है। और जब ये मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होने लगता है तो यही रूप ले लेता है लावा का। तो मैग्मा और लावा में सिर्फ अंतर है, ये जो निकलेगा अंदर से ज्वालामुखी की वो क्या होगा? हमारा मैग्मा होगा। और जब ये ज्वालामुखी मैग्मा जब धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा वो क्या लाएगा? लावा। तो आगे की बात करते हैं हम। तो पृथ्वी की जो आंतरिक शक्ति के कारण जो उसकी बाह्य सतह की जो चट्टानों में घर्षण और वलय क्रिया के दौरान भी भूकंप की जो क्या होती है? उत्पत्ति हो सकती है। यानी कि जो भूकंप है वो उसकी आंतरिक शक्तियों के कारण भी, घर्षण और वलय क्रिया के कारण भी होने की संभावना होती है। आगे चलते हैं। पर्वतीय ढलान पर वर्षा के प्रभाव से बड़े बड़े चट्टानों का भूस्खलन द्वारा नीचे गिरने को भूकंप की उत्पत्ति होती है। अब ये मैं एक फिगर, इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक रास्ता बना हुआ है, और ये यहाँ से ये यहाँ तक का बॉटम क्या हुआ है? ये पहाड़ का ये कहीं ना कहीं इतना एरिया होगा जितने पे सड़क कटी है। तो ये रास्ता जो काट के बनाया गया है, तो ये जब वर्षा होगी धीरे धीरे, जब इस पर लगातार वर्षा होगी तो पानी सोखेगी ज़मीन, और पानी सोखने के लिए ये ज़मीन क्या होगी? नीचे जाएगी। तो इसी प्रकार से जो ऊपर की ज़मीन होगी वो भी प्रेशर डालेगी नीचे को, तो उसके कारण क्या होता है? भूस्खलन की स्थिति होती है। यानी कि तो ये इससे भी भूकंप की
उत्पत्ति होने की संभावना रहती है। यानी कि जो काफ़ी बार आपने सुना होगा कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें भूस्खलन हो गया और काफ़ी बार काफ़ी दिन तक रास्ता बंद हो गया या मशीनें उसको रास्ते को हटा रही है, कुछ लोग इस रास्ते की इस साइड फंस गए हैं, कुछ लोग रास्ते को उस साइड फंस गए हैं। तो ये काफ़ी बार परेशानी ये मानव क्रिया द्वारा होता है कुछ इस प्रकार से, परंतु कुछ जो प्राकृतिक है वो भी होने की संभावना रहती है। आगे चलते हैं। जो इसका अगला कारण है वो कारण है आधुनिक प्लेट विवर्तन सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की कठोर प्लेटों की गतिशीलता के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। ये बहुत सारी प्लेटें जो कि अलग अलग प्लेटें हैं, आप अफ्रीका महाद्वीप देख रहे होंगे, ये अमेरिका महाद्वीप देख रहे होंगे, तो इसमें भी अलग अलग क्या है, इनमें भी अलग अलग प्लेटें हैं जो कि गतिशील हैं, जो कि ये जब ये प्लेट इस प्लेट से टकराएगी तो क्या होगा, आपस में इनमें हलचल होगी और वो हलचल ही भूकंप का कारण बनेगी, जिसके कारण क्या होगा, पृथ्वी पर भूकंप आएगा। तो आगे चलते हैं। आप समझ गए होंगे कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या होता है। ये जो अलग अलग प्लेट देख रहे हो ये बहुत सारी प्लेटें हैं जो कि मिलकर बनी है, तो इसी प्रकार जब भी आपस में टकराएगी तो उस प्रकार भूकंप की उत्पत्ति होने की संभावना रहती है। तो आगे का है मानव द्वारा खनन क्रिया, बांधों के निर्माण, परमाणु विस्फोट इत्यादि मानवीय कारणों से भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि एक कोई पहाड़ी होगी या कोई भी एक क्षेत्र होगा समतल, तो इसमें ये इतना गहराई नहीं कर दिया है, देखो ये जरा सा चमक रहा है आपको बुलडोजर टाइप का, कोई जेसीबी वगैरह का। तो ये क्या होता है, ये लगातार यहाँ खनन करते रहते हैं जिसके कारण जो वास्तविक दबाव होता है वो कम हो जाता है और जिसके कारण भूकंप आ जाते हैं। या फिर जो दूसरा कारण है परमाणु विस्फोट। परमाणु विस्फोट क्या होता है, जब परमाणु विस्फोट लगातार परमाणु विस्फोट कहीं गिरता है तो इसमें इतनी ताकत होती है कि ये किसी न किसी बड़ी से बड़ी जगह को ध्वस्त कर सकता है। हम देख चुके हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर ये परमाणु बम गिरे थे, अमेरिका द्वारा गिराए गए थे। तो वहाँ पे आज भी बंजर जमीन है, तो उनसे भी प्रभाव पड़ता है। आजकल ट्रेंड चल रहा है कि हाइड्रोजन बम, परमाणु बम का, तो उसमें भी क्या हो रहा है कि पृथ्वी अपनी जो वास्तविक स्थिति है वो लगातार खोती जा रही है। डर है कि आने वाले समय में परमाणु युद्ध ना हो जाए। तो आगे का है जो इसको मापने की, यानी कि जो इसके मापने के यंत्र है वो कौन कौन से यंत्र है। भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। इसमें 9 अंक होते हैं, यानी कि 1 से लेके इसमें 2, 3 इस प्रकार 9 अंक होंगे। और जो पहला अंक होगा दूसरे अंक का 10 गुना होगा। ये इसका कितना गुना होगा, ये 10 गुना होगा। तो इस प्रकार ये एक दूसरे के 10-10 गुना होते हैं। और जो इनकी एक इकाई है, यानी कि जो इसकी या एक इकाई है, इसकी जो तीव्रता होती है वो 170 ग्राम TNT के समतुल्य होती है। TNT एक विस्फोटक पदार्थ होता है, ये उसके समतुल्य होती है। आगे चलते हैं। इसका जो दूसरा मापने का यंत्र था वो था मार्केली यंत्र। स्केल द्वारा इसे भी मापा जा सकता है। तो जो इसकी टोटल यूनिट थी वो थी 12। इसका जो आविष्कार किया गया था मार्केली द्वारा ही किया गया था, इन्हीं के नाम पे इसके स्केल का नाम रख दिया गया था। इसकी आविष्कार 1902 में किया गया था, परंतु वैज्ञानिकों ने इसे मान्यता नहीं दी अच्छे से, तो परंतु फिर भी इसका प्रयोग आज भी कहीं कहीं होता है। परंतु जो रिएक्टर स्केल के बाद बात करते हैं तो ये चार्ल्स फ्रांसीसी रिएक्टर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। ये प्रयोग किया गया था 1935 में। और ये सफलतापूर्वक इसे मान्यता दे दी गई कि ये रिएक्टर जो है, रिएक्टर स्केल, ये मानने लायक है। तो आगे चलते हैं। जो सिस्मिक तरंगे होती हैं वो किस प्रकार की तरंगे होती है। ये 3 तरीके की तरंगे होती है। पी तरंगे, ये 3 तरीके की तरंगे होती है। इसमें पी तरंगे होगी, एस तरंगे होगी, एल तरंगे होगी। जो पहली तरंगे है वो है प्राथमिक तरंगे। प्राथमिक तरंगे क्या होती है, प्राथमिक तरंगे भूपलट पर सर्वप्रथम उत्पन्न होती है और जो इनकी गति है वो सर्वाधिक होती है। जो इनकी गति है कितनी होती है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड इनकी गति पाई जाती है। पी जो तरंगे है वो तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है। ये पहले हम इस तरंगों की बात करते हैं। एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं जो कि ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्था से होकर गुजर सकती है। चूंकि द्रव की 5 अवस्था है, उसमें से 3 अवस्था ये होगी, चौथी अवस्था प्लाज्मा है और 5वीं अवस्था आइसोबोर्टिन अवस्था है। तो अब हम बात करते हैं इस तरंगों के बारे में। तो ये अनुदैर्ध्य तरंग है, पी तरंगे, ये तीनों अवस्थाओं से गुजर सकती है। ये ठोस के मुकाबले द्रव में कम मात्रा में ट्रैवल करती है। आगे चलते हैं। आगे की जो होगी वो होगी हमारी सेकेंडरी वेव्स, यानी कि द्वितीयक तरंगे। यह तरंगे केवल ठोस माध्यम में चल सकती है। ये द्रव ना ही तो द्रव में चलेगी, ना ही गैस में चल सकती है। जो इनकी गति होती है 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है।
अब हम बात करने वाले हैं अगली वेव्स के बारे में कि किस प्रकार की, यानी कि जो थर्ड वेव है हमारी धरातलीय वेव, इसे सरफेस वेव या लॉन्गिट्यूड वेव्स भी कहते हैं, यानी कि लॉन्ग वेव्स भी कहते हैं। ये धरातल के समीप उत्पन्न होने वाली सबसे खतरनाक तरंगों में से एक है, जिसकी गति 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड पाई जाती है, चूँकि धरातल के काफ़ी पास है। सपोज कि ये धरातल है और ये इसके आसपास में यहाँ से चलेगी तो ये काफ़ी विनाशकारी तरंगे हो जाती है। तो इस प्रकार जब ये काफ़ी विनाशकारी तरंगे होती है तो इनकी गति बहुत धीरे धीरे से होती है, ये बहुत देरी से पहुंचती है, जिसके कारण ये अत्यधिक विनाश कर देती है। तो आइए चलते हैं हम, ये हो गया इसके मापने के इंस्ट्रूमेंट, यानी वो तरंगे किस प्रकार की होती है। अब आते हैं इसकी रेखा के बारे में, यानी कि भूकंपीय रेखा या सिस्मिक लाइन किस प्रकार की होती है। तो समान भूकंप की तीव्रता वाले, आप में देखना ये 3 प्रकार की लाइन्स होती है। तो ये 3 प्रकार की जो लाइन्स होगी, इनकी जो इनमें अंतर होगा वो बहुत नैरो होगा। तो समझने की कोशिश करना। समान भूकंप की तीव्रता वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को भूकंपीय रेखा या आइसो सिस्मल लाइन कहते हैं। तो इस प्रकार की जो रेखा होगी वो समान तीव्रता की होगी, सिर्फ ये समान तीव्रता की होगी। ये 2 स्थान है, कोई यहाँ से ये चली और जी कुछ अलग समय पे ये चली, और जहाँ पे भी ये दोनों की दोनों तीव्रता आपस में मिल जाएगी उसको ये क्या बोलते हैं, आइसोसिस्मल लाइन कहते हैं। आगे चलते हैं, तीनों का फिगर एक ही जैसा होगा लाइनों का, जो मैं आपको पहले लाइन बता चुका हूँ। अगली लाइन के बारे में बात करते हैं। तो समान समय पर यानी कि कोई एक वेव्स इधर से और दूसरी वेव्स इधर से चलती है। ये हो गया समान समय पर उत्पन्न होने वाली तरंगे। वहाँ पे क्या थी, पिछले लाइन में तीव्रता थी, यहाँ पे इस बार तरंगे चल रही है और वो दोनों भी एक ही समय पर चलती है। और जिस स्थान पर भी ये मिलेगी सह भूकंपीय रेखा, यानी कि होमोसिस्मल लाइन कहलाती है। ये दोनों की दोनों क्या कहती है, होमोसिस्मल लाइन्स कहलाती है। आगे की जो बात करते हैं वो करते हैं धरातल पर उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तीव्रता तथा एक ही समय में उत्पन्न होने वाली भूकंपीय स्थान को मिलने वाली, यह भूकंपीय तरंग होगा भाई, यहाँ पे भूकंपीय तरंगे स्थान को मिलने वाली जो रेखा होती है वो समसह भूकंप रेखा कहलाती है। यानी कि क्या होती है, एक तरफ से तो तीव्रता चलेगी निकल कर, एक तरफ से तरंग चलेगी, और जिस स्थान पे ये मिल जाएगी वो क्या होगा, समसह भूकंप रेखा, यानी कि सिस्मल लाइन कहलाती है। इसे सिस्मल लाइन कहते हैं। आगे चलते हैं, तो जो इसकी जोन है वो बात करते हैं सिस्मिक जोन इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में किस प्रकार के जोन है और किस प्रकार के नहीं। तो पहला है परिपेटी प्रशांत कटिबंध। तो परिप्रशांत कटिबंध, कहीं कहीं ये वर्ड, इस वर्ड की जगह आपको पेटी भी लिखा होगा, जिसका मतलब होता है बेल्ट, और कटिबंध का मतलब होता है जोन। तो यह है विश्व का सबसे बड़ा भूकंपीय क्षेत्र है, यानी कि जो प्रशांत महासागर है, प्रशांतीय पेटी है, ये विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है। और जो इसमें विश्व का, जहाँ पर संपूर्ण विश्व के 63% क्या पाए जाते हैं, भूकंप पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड आदि देश शामिल होते हैं। तो हम बात करते हैं इधर साइड से, निचले साइड से, दक्षिण साउथ अमेरिका साइड से। तो ये यहाँ से चिली स्टार्ट हो जाता है, और ये चिली फिर आगे कोलंबिया वगैरह देशों से, पेरू वगैरह देश से होते हुए ये आगे बढ़ता है। फिर अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाते हुए ये अलास्का से जाते हुए ये रिंग ऑफ फायर बनाता है, और फिर ये धीरे धीरे जापान में पहुंचकर ये वापस न्यू गिनी से होता हुआ न्यूजीलैंड पहुंच जाता है। तो इस प्रकार का ये जो इसकी पेटी है, यानी कि जो इसकी बेल्ट है वो काफ़ी लंबी चौड़ी बन जाती है। और जो यही जो बेल्ट है इसे रिंग ऑफ द फायर बोलते हैं। इस क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में ज्वालामुखी भी मिलते हैं, यानी कि जो विश्व के सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी है वो यहीं पे मिलेंगे, और भूकंप भी यहीं पे ही मिलेंगे। आगे है मध्य महाद्वीपीय कटिबंध। मध्य महाद्वीपीय कटिबंध क्या है, ये इसमें संसार की, ये जो है मध्य महाद्वीपीय कटिबंध है, इसमें क्या संसार के 21% भूकंप पाए जाते हैं। मध्य महाद्वीपीय कटिबंध को महासागरीय और अल्पाइन हिमालय कटिबंध भी कहा जाता है। इसका जो क्षेत्र होगा ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से चलते हुए धीरे धीरे या अल्पाइन या हिमालय के पहाड़ों पर पहुंच जाती है। तो इस प्रकार के ये काफ़ी लंबा क्षेत्र ये भी विस्तृत करती है, जो कि ये मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत आते हैं। तो ये महासागर यानी कि भूमध्य सागर से होते हुए हिमालय तक जितने भी नवीन पर्वत हैं उनसे भी, यानी कि ये
काफ़ी बड़ी मात्रा में भूकंप का क्षेत्र है। आगे चलते हैं मध्य अटलांटिक कटिबंध क्षेत्र। इसमें क्या क्या आता है? महासागरों के मध्यवर्ती भाग में पाए जाने वाले मध्य सागरीय कटक के पास भूकंप की उत्पत्ति होती है। आगे जो लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है अटलांटिका और हिंद महासागर क्षेत्र में अपसारी प्लेट सीमांत के पास भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। चलो आगे चलते हैं। यह है नील नदी से लेकर संपूर्ण अफ्रीका का पूर्वी जो भाग है उस पे अफ्रीका का, आप अगर मैं छोटा सा यहाँ पे अभी पीछे आपको मैप दिखाऊं तो ये अफ्रीका का पूरा भाग है। तो यहाँ से लेके ये पूरा अफ्रीका का पूर्वी जो भाग है, इस पूर्वी भाग में क्या होता है, ये कटिबंध पाए जाते हैं। तो यानी कि ये नील नदी से लेकर यहाँ तक का क्या है, इसकी परिपेटी पाई जाती है। तो ये अदन की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक भी इसका जो क्षेत्र है वो फैला हुआ है। अब चलते हैं हम भारत में भूगोल की स्थिति के बारे में। भारत में भूगोल की स्थिति किस प्रकार की है, भूकंप की स्थिति किस प्रकार की है, तो हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। ये आपको अलग अलग कलर का मैप चमक रहा होगा कि एक तो ब्लैक हो गया है और फिर एक रेड हो गया है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। तो ये जो लाइन है, ये जो लिखा हुआ है, ये ब्लैक कलर में है, फिर ये येलो में है, फिर ये थोड़ा सा और पिंक कलर में हो गया, फिर ये येलो से कलर में हो गया। तो इसका क्या मतलब है, ये जो ब्लैक कलर में है यानी कि डार्क में है, तो ये जो क्षेत्र हो गया यहाँ पे, ये 5वां जोन है, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे भूकंप आने के खतरे रहते हैं जो सबसे ज़्यादा। ये कच्छ का रण है हमारा गुजरात में। तो ये कभी कभी इस प्रकार पूछ लेगा कि आपसे कि ये जो क्षेत्र है वो किस प्रकार के जोन के अंतर्गत आते हैं। तो आपको मैं अपना मैप, ये भारत का मैप दिखा रहा हूँ। तो ये जो हमारे पास में ये ब्लैक कलर का है, ये जो ब्लैक कलर का है वो 5वें जोन में आएगा। फिर इन जो यहाँ से ये रेड कलर में है, ये वाला पूरा ये किस क्षेत्र में आएगा, आपको कुछ राज्यों के नाम याद करने पड़ेंगे अच्छे से अपने राज्य को देख के। तो ये जो है ये 5वें जोन में आएगा। रेड जो आएगा ये छोटा सा हिस्सा, और जी ये छोटा सा हिस्सा ये 4थे जोन में आएगा। फिर उससे पिंक कलर का हो गया जो ये 3रे जोन में आएगा। तो ऐसा होता है कि कभी कभी सिर्फ मैप देगा आपको या फिर राज्यों के नाम देगा कि ये बताइएगा कि इसमें कौन सा क्षेत्र ज़्यादा है या इसमें कौन सा, ये कौन से जोन के अंतर्गत आता है, भूकंप के कौन से जोन के अंतर्गत, यानी कि रिक्स के कौन से जोन के अंतर्गत आता है। तो मैं अगर बात करूँ, ये जो कच्छ का रण है वो 5वें के अंतर्गत आएगा। पूर्वी उत्तर भारत जो है वो 5वें के अंतर्गत आएगा। जम्मू कश्मीर ज़्यादा किस में आ रहा है, 4थे के अंतर्गत आएगा। तो इसे चौथा करेंगे। अगर कहीं यहाँ पे डायरेक्ट मैप में दे दिया और उसने 5वां लिख दिया है तो आपको ये 5वां ही करना पड़ेगा। ये उत्तराखंड है, ज़्यादातर 5वें हिस्से में आ रहा है तो इसको 5वां करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसकी एक अधिकतम तीव्रता पूछ लेता है कि रिएक्टर में कितना होगा। तो इसकी जो रिएक्टर होगी वो 8+ की होगी, इसकी 8 से कम होगी यानी कि 4th जोन की, और जी 6 से 8 की होगी। और फिर यहाँ से ये 4 से 5.5 की रिएक्टर में होगा, और फिर ये 2 रिएक्टर से 4 रिएक्टर के आसपास में होगा। तो इस प्रकार ये भारत की जो भूकंप की स्थिति है वो भारत की भूकंप की स्थिति मैं बता चुका हूँ। तो जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वे भी हमारे 5वें जोन में ही आएंगे। और जो हमारे लक्षद्वीप है वो आप देख सकते हो कि ये किस कलर के हैं। तो ये हमारे 3रे जोन में आएंगे, जहाँ से 4 से 5 डिग्री का क्या वो रिएक्टर का क्या मिल सकता है, भूकंप होने की संभावना मिल सकती है। परंतु कच्छ का रण में भी 5 का मिलेगा। और जी हमारा जो दिल्ली है, हमारा जो दिल्ली राजधानी है वो किस जोन के अंतर्गत आएगा, वो 4th जोन के अंतर्गत आएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया कि दिल्ली किस जोन के अंतर्गत आता है, वो आता है 5वें जोन के अंतर्गत। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आज की वीडियो में मुझसे कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ कीजिएगा। मेरा अभी नया चैनल है तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आने वाली सभी वीडियो में मैं कोई भी त्रुटि ना दूँ जिससे कि मेरी वीडियो बेकार ना हो। तो थैंक यू।